मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है। कल हम आपको रिवर्स ऑफ इंडिया यानी भारत की नदियों को पढ़ा रहे थे। आज हम उसके आगे के कुछ नदियों के बारे में बताएंगे। कल हमने आपको सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में समझाया था। इसके अलावा सिंधु की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास के बारे में बताया था। साथ ही साथ हमने गंगा की सहायक नदी यमुना के बारे में भी बताया था। अब गंगा की अन्य सहायक नदियां जो रह गई थी उनके बारे में बताऊंगी, जैसे कि घाघरा, कोशी, गंडक आदि नदियों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हमने कल आपको यमुना के बारे में बताया था, तो आई थिंक थोड़ा शॉर्टली बताया था, उसको हम तेज बोले आगे बताएंगे। जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये निकलती कहां से है? तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और प्रयागराज में गंगा में जाके मिल जाती है। प्रयागराज में गंगा में जाके मिल जाती है। यमुनोत्री से निकलती है, प्रयागराज में गंगा में जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1365 है, कहीं कहीं पे 1420 की लंबाई देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कल हमने आपको ये भी बताया था कि जो यमुना रिवर है इस पर कोई भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नहीं बना है या बहुउद्देशीय परियोजना नहीं बनाई गई है, लेकिन एक्सप्रेस वे बनाया गया है जो कि उस एरिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। इसके अलावा हम पढ़ने वाले थे गंडक, पहले पढ़ेंगे घाघरा रिवर। घाघरा जो है वो मानसरोवर के पास मापचा सांगपो ग्लेशियर से निकलती है और लगभग 1080 किलोमीटर की दूरी तय करके सारस बिहार में जाके गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा जो घाघरा रिवर है इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसको ही हमारे उत्तर प्रदेश में इसको अयोध्या में जाके सरयू नाम से जानते हैं, यानी कि घाघरा का ही अन्य नाम क्या है? सरयू। आपने सुना होगा अयोध्या में सरयू नदी है जो बहुत पवित्र मानी गई है, वो घाघरा का ही अन्य नाम है जो अवध के लोग सरयू नाम से जानते हैं। अवध मतलब लखनऊ का, अगर हम पौराणिक नाम देखेंगे तो अवध में, लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र था वो अवध कहलाता है। इसके अलावा घाघरा के अलावा दूसरी नदी है वो है गंडक। ये धौलागिरी जो तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है, धौलागिरी वहां से निकलती है और लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय करके ये पटना के पास जाके गंगा में मिल जाती है। इसकी क्या विशेषता है कि इसको नेपाल के लोग सालिगिरी नाम से जानते हैं या नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर यानी इस नदी में गोल गोल काले रंग के पत्थर पाए जाते हैं जिन्हें सालिग्राम कहा जाता है। या आपने सुना होगा कि जब कथाएं वगैरह होती है, सत्यनारायण की कथा वगैरह, तो हम लोग सालिग्राम का स्नान कराते हैं, वही सालिग्राम के पत्थर इस नदी में पाए जाते हैं। कई जगहों पर इसको ठाकुर जी नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा है कोशी नदी। कोशी ये नदी भी नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से निकलती है और ये नदी सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। तो अगर हम 250 साल के बीच का समय देखें तो इसमें लगभग 120 किलोमीटर की दूरी जो है वो अपना मार्ग बदल लिया है, जिसके कारण डेल्टाई क्षेत्र में भी इसका इफेक्ट देखने को मिला है, यानी इसमें ज्यादा बाढ़ आती है। बाढ़ आने के कारण इसको सौरो ऑफ बिहार या बिहार का कुंभ भी कहा जाता है। कोशी नदी को सौरो ऑफ बिहार
या बिहार का दुख कहा जाता है। कारण है कोसी नदी मार्ग बदलती रहती है, जिसके कारण कई बार डेल्टाई क्षेत्र के आसपास जो लोग रह रहे होते हैं उसको इससे काफी प्रभावित किया है। इसके अलावा ये नदी लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। गंगा की जो प्रमुख उत्तर की नदियां थी वो ये थी। इसके अलावा दक्षिण से मिलने वाली भी गंगा में एक नदी है जिसका नाम है सोन नदी। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो प्यारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की अमरकंटक तहसील, अनूपपुर जिले की अमरकंटक तहसील से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, सोन और जोगीला। सोन नदी जो उत्तर की ओर बहती है और पटना के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। सोन नदी एकमात्र नदी है जो दक्षिण से जाकर गंगा में मिलती है। मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो उत्तर में लग रही है, पर गंगा की तरफ से देखें तो दक्षिण से जाने वाली एक पहली नदी है। यानी गंगा की जितनी भी सहायक नदियां वो सभी उत्तर दिशा से मिलती हैं, परंतु एकमात्र नदी है सोन नदी जो जाके सीधे पटना में गंगा में मिल जाती है। या ये भी कह सकते हैं कि दक्षिण से मिलने वाली एकमात्र नदी है जो सीधे गंगा में मिलती है। बाकी सभी नदियां गंगा में नहीं, यमुना में या किसी अन्य नदी में जाकर मिलती। सोन नदी की जो कुल लंबाई है 724 किलोमीटर है। 24 किलोमीटर है। सोन नदी को हम जैसे ज्यादातर नदियों को हम फीमेल से काउंट करते हैं, यानी नर्मदा माता, जैसे गंगा माँ, लेकिन सोन जो है वो मेल में काउंट होता है। जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, सोन हो गया, ये किसमें काउंट होते हैं? मेल में काउंट होते हैं। इसके अलावा इसी अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। देखिए, हमने अभी गंगा की सहायक नदियां पढ़ ली हैं, यानी हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। मध्य भारत की जो नदियां हैं उनमें सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है वो है नर्मदा। इसको अगर हम देखें तो दक्षिण भारत की बड़ी नदियों में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो रीजन आता है सिर्फ प्लेटिन रीजन या प्रायद्वीपीय भारत है ऐसा कहते हैं। परंतु याद करने के हिसाब से हम इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल भारत की नदियां यानी मध्य भारत की नदियां, और यहाँ नीचे करेंगे हम प्लेटिन रीजन। सबसे प्रमुख नदी हम पढ़ने वाले हैं इसकी मध्य भारत की, जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी अमरकंटक तहसील से निकलती है, इसको हम मैकसुता भी कहते हैं, यानी नर्मदा के अन्य नाम मैकसुता, रेवा आदि नामों से जाना जाता है। नर्मदा की जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। ये अमरकंटक से निकलती है और बहती हुई गुजरात के भरूच में जाकर एस्चुरी बनाती है। अब ये एस्चुरी क्या होती है? तो आपने डेल्टा सुना होगा, त्रिभुजाकार आकृति जब नदियां अपने मुहाने पर आती हैं तो फैला हुआ त्रिभुजाकार आकृति बनाती है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। जब नदी अपने मुहाने पे आती है सक्रिय आकृति सी आकृति बना देती हैं, यानी जब वो झरने के रूप में गिरती हैं तो उसे हम एस्चुरी कहते हैं। तो ऐसे ही एस्चुरी कौन बनाता है? नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। इसके अलावा ये गुजरात के भरूच में जाके या फिर हम भरूच को यहाँ पे है खंबात की खाड़ी, ये जो जगह दिख रही है ये है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाता है। 1312 इसकी कुल लंबाई है। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में रहती है। 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा की जो विशेषताएं है कि नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। लगभग मध्य प्रदेश के आधे राज्यों जिलों से काफी 14-15 जिलों से होकर ये बहती है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इस पर कई सारे प्रकार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बने हुए हैं। धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा
आदि इसमें जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स बने हुए हैं। साथ ही साथ इसमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी वर्गी आदि इस पर क्या बने हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बने। नर्मदा के अलावा हमने जो सोन नदी पढ़ी है, सोन नदी गंगा की सहायक है, साथ ही साथ ये दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी है। इस नदी की विशेषता है कि इसमें एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना है बाणसागर, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की ज्वाइंट परियोजना है, यानी संयुक्त यानी ज्वाइंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना। सोन नदी में की विशेषता है कि इसमें घड़ियाल पाए जाते हैं। इसके अलावा तीसरी नदी जो हमने पढ़ी थी जोहिला, जो इन तीनों यानी अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। जोहिला जो है वो सोन की सहायक नदी है, जो लगभग आगे चलकर ज्यादा दूरी तय नहीं करती है और आगे चलकर ये सोन में मिल जाती है। गंगा की लगभग 41 यानी 41 सहायक नदियां, सॉरी गंगा की नहीं, नर्मदा की 41 सहायक नदियां। इसके अलावा नर्मदा, सोन और जोगिला के अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है जो कि इंदौर के पास महू के पास जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी, इंदौर के पास महू पर बनी है जाना पाव पहाड़ी, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल, और ये मध्य प्रदेश से बहती हुई राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश के पास ये इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। ये इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। इसका नाम है चंबल। चंबल, इसका नाम है चंबल। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। 965 इसकी कुल लंबाई, 965 इसकी कुल लंबाई। चंबल नदी के बारे में कहा जाता है कि ये नदी बीहड़ बनाती हुई निकलती है, यानी बीहड़ मतलब बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं इसके किनारे, इसीलिए इसके किनारे आपने सुना होगा सबसे ज्यादा इसको दस्यु नदी भी कहते हैं, क्योंकि इसके किनारे जो है डाकुओं ने अपना शरण स्थल बना रखा था, इसीलिए इसको चंबल नदी को दस्यु नदी भी कहते हैं। दस्यु मतलब राक्षसों की या डाकुओं की नदी, ठीक है। इसके किनारे जो है वो लगभग डाकू जो है वो बीहड़, जब ये नदी बीहड़ बनाती हुई जाती है, गड्ढे बन जाते हैं, तो उसके पीछे डाकू वगैरह छुप जाते हैं, उसके बाद क्राइम वगैरह करते हैं। चंबल नदी जो है इसमें भी घड़ियाल पाए जाते हैं। इसके ऊपर 3 प्रमुख मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बने हैं। कौन कौन से 3 प्रमुख मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बने हैं? तो एक बना है गांधी सागर, दूसरा बना है जवाहर सागर और तीसरा बना है राणा प्रताप सागर। गांधी सागर जो है वो मध्य प्रदेश में ही मंदसौर में बना है। इसके अलावा जो दोनों हैं जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो राजस्थान में बने हुए हैं। इसके अलावा इसमें एक और अच्छा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना है जो है कोटा बैराज, जो राजस्थान का प्रमुख शहर है कोटा, वहीं पर कोटा बैराज नाम से एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना। चंबल नदी को चरमण्य नदी नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है किसी समय में राजा हुआ करते थे, उन्होंने इतनी सारी गायों को मारा था कि उनके खून से नदी का निर्माण हो गया था, इसीलिए इसको चंबल को यानी चरमण्य, चमड़े से यानी खास से बनी हुई, खून से बनी हुई नदी चरमण्य नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो तीसरी प्रमुख नदी है वो है तापी। तीसरी प्रमुख नदी है वो है तापी। मध्य प्रदेश की ही तीसरी प्रमुख नदी है तापी। तापी नदी जो है वो बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। सॉरी मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, मैं हर चीज को लिख नहीं पाऊंगी, मैं जो बोल रही हूँ आप केवल उस पर ध्यान दीजिए। तीसरी बड़ी नदी है वो है तापी। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है और ये लगभग
नर्मदा के समानांतर बहती हुई भरूच में यानी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यह मध्य प्रदेश, यह नर्मदा की सहायक नदी नहीं है बल्कि नर्मदा के समानांतर बहती है, पैदल बहती है नर्मदा। ये नदी भी यानी तापी नदी भी कोई भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये भी एस्चुरी बनाती है। इसके अलावा इसकी जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। लंबाई अप्रोक्सीमेटली होती है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट में इधर उधर हो सकता है, पूरी गलत नहीं। तापी जो है ये भी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। हमने आपको बताया था पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली जो नदियां हैं नर्मदा और तापी है, ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसके अलावा जो चौथी प्रमुख नदी है, एक चीज और, तापी नदी के किनारे प्रमुख शहर बसा है सूरत। क्वेश्चन आता है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा है, तो तापी नदी के किनारे बसा है। इसके अलावा जो चौथी नदी है वो है रायसेन जिले के पास कुमरा नामक गांव से निकलती है, कुमरा नामक स्थान से निकलती है, विदिशा यूपी होते हुए ये हमीरपुर में यमुना में जाकर मिल जाती है। इसका नाम है बेतवा। इसका नाम है बेतवा, यानी कि ये रायसेन जिला, जो भोपाल के पास रायसेन जिला पड़ता है, वहां से नदी निकलती है जो कि जिसका नाम है बेतवा। ये कुम्हरा नामक गांव से निकलती है, वहां से होती हुई ये मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश होती हुई उत्तर प्रदेश का जो जिला है हमीरपुर, उसमें जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ये मध्य प्रदेश की लगभग 5वीं नदी है, मैं इसको चौथे नंबर पर पढ़ा रही हूँ। ये मध्य प्रदेश की लगभग 5वीं बड़ी नदी है। इसकी विशेषता है कि इस नदी में भी काफी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बने हैं, माताजीरा डैम, राजघाट परियोजना, साथ ही साथ अशोक सागर, हलाली परियोजना आदि, इसमें बहुत सारी परियोजनाएं बनी हुई हैं। माताजीरा डैम इसी को ही आगे जाके रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। हलाली परियोजना का अन्य नाम है अशोक सागर परियोजना। इसके अलावा हम अन्य जो प्रमुख नदियां हैं उनको अगले टॉपिक में, यानी इसका थर्ड पार्ट आएगा, जिसमें हम आपको अन्य प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ देंगे और पेनिनसुलर इंडिया की जो रिमेनिंग बची है उनको हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट